क्या हो गया इसे। फिर इसके बाद शू जब बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाती है तो वो अपने सारे कलीग्स वगैरह के लिए गिफ्ट लेकर आई होती है और वो लोग उसके साथ मजाक करने लगते हैं कि उसने इतने सारे स्पाइसी नूडल्स लेकर आई है। तो लगता है उसका हस्बैंड तो उसके लिए वेट नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए वो जल्दी आ गई है। शू अपनी ये कान बंद करने लगती है और फिर इसके बाद जब वो घर आती है तो उसे पता लगता है कि फैंग का फैमिली डॉक्टर यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करने आया होता है। और जब डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है तो फैंग को यहाँ बहुत ही पेन होने लगता है और उसे चक्कर आ रहे होते हैं। तो शू जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। तो फिर वो शांत हो जाता है और फिर डॉक्टर यहाँ शू को बाहर लेकर जाता है बात करने के लिए और उसे बताता है कि फैंग की कंडीशन धीरे धीरे ठीक हो रही है और फिर वो जल्द ही बोल पाएगा। तो ये सुनकर शू खुश होती है और फिर डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि अभी 4-5 दिन ट्रीटमेंट के लिए लगेंगे और उसमें उसे काफ़ी एंग्जाइटी भी फील हो सकती है और उसे नींद आने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसे फिर अच्छे से उसका ख्याल रखना होगा क्योंकि उसे फैमिली केयर की ज़रूरत है। शू कहती है कि मैं उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर डॉक्टर उसे बताता है कि मूड स्विंग्स के टाइम पर फैंग कभी कभी थोड़ा थोड़ा बोल पाएगा। तो फिर ये इस बारे में सोचने लग जाती है और फिर जैसे ही फैंग यहाँ सुनने की कोशिश करता है तो शू उसे देखने लगती है। फिर फैंग अपने ऑफिस में जब होता है तो वो अपने असिस्टेंट को फ्रेंच डिनर का अरेंजमेंट करने बोलता है और शू को मैसेज करके पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ फ्रेंच डिनर पे चलोगी। तो वो तुरंत ही रेडी हो जाती है और मैसेज करती है कि वही टाइप का डिनर ना जैसा टीवी ड्रामा में होता है जिसमें बहुत ही ग्रैंड तरीके से तैयार होके जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग यहाँ बाहर निकल रहा होता है तो वो अपनी 2 एम्प्लॉयज़ को बातें करते हुए सुनता है। वो लोग उस फेमस एक्टर और शू की साथ वाली फोटो के ऊपर बातें कर रहे होते हैं कि दोनों कितनी अच्छी जोड़ी लग रहे थे। ये सुनते के साथ ही ये जेलस हो जाता है और इन लोगों को गुस्से में देखता है। फिर रात में शू जब घर पर होती है तो इसे उसी एक्टर की कॉल आती है और वो उसे बताने लगता है कि उन लोग का शो काफ़ी हिट जा रहा है और अब उन लोग को काफ़ी बोनस भी मिल रहा है। तो फिर शू काफ़ी खुश हो रही होती है उससे बात करके और इन लोग की बातें सुनकर फैंग फिर से जेलस होने लगता है और वो जाकर गुस्से में फ्रिज से पानी पीने चला जाता है। और तभी मेड यहाँ क्लीनिंग करते हुए उसे जैसी देखती है तो वो उसे भूत समझ के डर जाती है। और फिर यहाँ कॉल पर बात करने के बाद शू तो यहाँ फैंग को देखती भी नहीं है और वो जाकर अपना सो जाती है। तो फिर ये भी यहाँ पर लेट जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग होती है शू की जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि फैंग यहाँ उसे हक करके सो रहा है। फिर इसके बाद वो डिनर पार्टी के लिए जब तैयार होकर आती है तो फैंग को बताने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ पहली बार पार्टी में जा रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस ली हूँ, क्या ये मुझ पर अच्छी लग रही है। तो फैंग तो उसे देखते रह जाता है और फिर इसके बाद जब दोनों यहाँ साथ में पार्टी में पहुँचते हैं तो एक बंदा इन लोग का वेलकम करने बाहर आता है और वो फैंग से कहने लगता है कि सच में उसकी वाइफ तो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिर जैसे ही दोनों साथ में पार्टी में इंटर करते हैं तो सभी लोग इन लोग को ही देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फैंग तो कभी ऐसी पार्टी वगैरह में नहीं आता है, तो वो आखिर कैसे आ गया और ये लड़की कौन है उसके साथ। फिर शू को काफ़ी ऑकवर्ड फील होने लगता है कि सब उसे ही देख रहे हैं, तो वो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो देखती है कि यहाँ पर जो भी गेस्ट आए होते हैं वो फ्रेंच में बातें कर रहे होते हैं और शू को फ्रेंच आती है तो इसलिए वो इन लोग की सारी बातें समझ रही होती है। ये सभी यहाँ पर फैंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि फैंग इतने बड़े कंपनी का सीईओ है लेकिन है वो म्यूट, आखिर किसे उसने इतनी बड़ी पोजीशन दे दिया, वो इसके लिए लायक नहीं है। शू ये सब सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा होती है और फैंग की साइड लेते हुए इन सभी को फ्रेंच में ही चिल्लाती है। तो फिर सभी लोग तो शॉक हो जाते हैं कि फैंग की वाइफ ने इन लोग की सारी बातें समझ गई। फिर फैंग यहाँ पर पहुंच जाता है और वो शू को अपनी साइड लेते हुए देख लेता है और फिर यहाँ ये सारे लोग फैंग और शू दोनों से माफी मांगने लग जाते हैं और फैंग शू का हाथ पकड़ के उसे बाहर लेकर जाता है। तो वो कहती है कि क्या तुमने भी उन सारे लोगों की बातें सुन ली है, देखो वो लोग कुछ भी बकवास कर रहे थे, उनकी बातों पर ध्यान मत देना। और मुझे तो अभी उन पर और गुस्सा आ रही है, रुको, सिर्फ उन्हें बोलना ही काफी नहीं था, मैं उन्हें मार कर भी आती हूँ। तो फैंग इसे रोकता है तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तुमने फिर से बोले। फैंग इसे लिख कर देने लगता है कि तुम्हें उन जैसे लोगों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो शू कहती है कि अभी ये सब टाइम नहीं है उनके बारे में बात करने का, और वैसे अभी तुम मुंह से बोल रहे थे तो अब तुम लिख कर क्यों बात कर रहे हो, वापस बोलते क्यों नहीं। फैंग उसे लिख कर बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, बस मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। तो ये कहती है कि फिर क्या तुम इतने टाइम से मेरे साथ मजाक खेल रहे हो, अगर तुम बोल सकते हो तो फिर तुम इजीली बोल क्यों नहीं रहे हो। तो फैंग उसे लिख कर देता है कि क्योंकि इतना ईजी नहीं है बोलना। तो ये पूछती है कि फिर आखिर तुम अभी कैसे बोल रहे थे और क्या तुम सडनली ऐसे बोल लेते हो। तो शू याद करती है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि जब फैंग का मूड स्विंग होगा तो शायद वो थोड़ा थोड़ा बोल पाएगा। तो ये सोचती है कि लगता है यही रीज़न होगा। फैंग सोचता है
कि जब भी शू कोई परेशान में होती है या फिर ये उसके बारे में कुछ भी ऐसी न्यूज़ सुनता है जिससे इसे अच्छा नहीं लगता, तभी ये बोल पाता है। फिर शू बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम अब तुम थोड़ा थोड़ा तो बोल पा रहे हो और मुझे तुम्हारी आवाज़ सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और फिर वो इतनी खुश होकर उसे बताने लगती है कि मैंने अब तक जितने भी लड़कों की आवाज़ सुनी हो, तुम्हारी उनमें से सबसे बेस्ट है। फिर फैंग स्माइल करने लग जाता है तो ये कहती है कि हाँ, इसी तरीके से ऐसे ही स्माइल करते रहा करो। और फिर वो सोचने लगती है कि वैसे ये जितना ही स्माइल कर रहा है उतना ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर शू से पूछने लग जाती है कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं, तो बताओ तुम्हारे पास फ्री टाइम कब है, कब तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने चलोगे। तो फिर फैंग लिखने लग जाता है और शू को इतने में कॉल आ जाती है और वो उसी एक्टर से फिर से बात करने लगती है। तो फैंग तो फिर से इन दोनों की बातें करते हुए देखकर जेलस हो जाता है। फिर कॉल रखने के बाद जब शू इसके पास आती है तो कहती है कि क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दी। तो फैंग इसे बताता है कि ग्रैंडपा तुमसे मिलना चाहते हैं और वो इसे मैसेज लिखकर दिखा रहा होता है। तो शू फिर से खुश हो जाती है कि तुमने फिर से बोले। फिर वो पढ़ने लगती है कि आखिर ग्रैंडपा उससे क्यों मिलना चाहते हैं। ग्रैंडपा ने मैसेज किए होते हैं कि वो इन दोनों को अपने घर पे फिशिंग करने के लिए बुलाना चाहते हैं। तो शू कहती है कि ठीक है, मैं याद रखूंगी। और फिर इसे नींद आने लगती है तो फैंग से कहती है कि चलो अब हम लोग घर चल के सोते हैं। फिर जब दोनों घर पहुंच जाते हैं तो शू फैंग से कहने लगती है कि आज तुमने 2 बार और बोले हो, सच में कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो फैंग फिर तुरंत ही लेट कर सोने लगता है। शू कहती है कि अच्छा, तो तुम थक गए हो, ठीक है फिर सो जाते हैं। फिर शू इस बारे में सोचने लग जाती है कि आखिर फैंग का बोलने का रीज़न क्या है और आखिर वो अचानक से कैसे बोल लेता है, ये मैं कैसे पता करूँ। फिर रात में शू सपना देख रही होती है कि वो एक डॉग के साथ खेल रही है और तभी वो फैंग को टच करने लग जाती है और तभी वो जाग जाता है और सोचता है कि पता नहीं वो उसको क्या समझ रही होगी। फिर वो भी उसे हक करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब शू की नींद खुलती है तो वो फैंग को देखते के साथ ही पूछने लगती है कि कल रात मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, क्या तुम अच्छे से सोए थे। तो वो कुछ नहीं कहता और रूम से बाहर चला जाता है। शू सोचती है कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, अब इसे आज क्या हो गया, ये हर दिन ऐसे कैसे बदलता रहता है। सच में इसकी क्वालिटी ओवर बियरिंग प्रेसिडेंट वाली है और जब देखो तब गुस्सा होता रहता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फैंग जब अपनी कंपनी आया होता है तो वो अपनी दोनों एम्प्लॉयज़ को बातें करते हुए सुनता है। वो लोग कुछ इंटरनेट पर न्यू ट्रेंड की बातें कर रहे होते हैं कि अगर कोई पर्सन किसी के साथ साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट होता है तो वो जब उसके साथ सोता है तो उसे हक करके सोने अच्छा लगता है और वो काफ़ी अच्छी नींद सो पाता है। फिर फैंग जब अपना बार बार मोबाइल देख रहा होता है शू का मैसेज चेक करने के लिए तो असिस्टेंट काफ़ी शॉक होता है। फिर ऑफिस के बाद फैंग शू को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर जाता है और फिर ग्रैंडपा फैंग को फिशिंग रॉड पकड़ा देते हैं और उसे फिश पकड़ने के लिए कहते हैं। तो उसे देखते हुए शू सोचने लगती है कि आखिर कोई फिशिंग करते हुए भी इतना हैंडसम कैसे लगता है, जैसे कि वो कोई एड शूट कर रहा हो, ऐसा लग रहा है वो। फिर शू ग्रैंडपा से कहने लगती है कि मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि कहीं वो तो नहीं। तो शू कहती है कि ग्रैंडपा, अरे बेबी वाली नहीं, मैं कह रही थी कि फैंग अब बोल पा रहा है और उसने पिछली बार 2 बार बोला था। ये सुनते के साथ ही ग्रैंडपा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हाउसकीपर को कोई काम देते हैं। तो शू कहती है कि ग्रैंडपा आप क्या कह रहे थे। तो कहते हैं कि अभी तुम्हें पता लग जाएगा। और फिर यहाँ पर सर्वेंट बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह लेकर आते हैं और ग्रैंडपा यहाँ शू को दिखाने लगते हैं कि ये सारी ज्वेलरी मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मुझे नहीं पता कि तुम यंग लोगों को कौन सी ज्वेलरी पसंद आएगी, इसलिए तुम ये सारी ले लो और आराम से खेलो इनसे। शू मन में सोचती है कि ये सारी महंगी ज्वेलरी देकर मुझे खेलने के लिए बोल रहे हैं। फिर वो कहती है कि नहीं ग्रैंडपा, ये बहुत ही प्रीशियस है, मैं आखिर इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो, तो क्या तुम नहीं ले सकती हो तो कौन लेगा। देखो आज फैंग बोल पा रहा है तो वो तुम्हारी वजह से, तो तुमने हमारी फैमिली के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दी हो तो ये सब तुम्हें मिलना बनता ही है। शू कहती है कि ग्रैंडपा मैंने कुछ ज़्यादा भी नहीं करी हूँ। तो फिर ग्रैंडपा इसे आइलैंड का प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट देने लगते हैं और कहते हैं कि तुम फैंग के साथ मिलकर वहाँ फिशिंग जाया करना, वो तुम्हें फिशिंग करना सिखा देगा। शू सोच रही होती है कि ग्रैंडपा मुझे पूरा का पूरा आइलैंड दे रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 आइलैंड दे रहा हूँ। ये सुनकर ये और शौक हो रही होती है और फिर ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि ये रहे होटल के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट भी, तुम जब चाहे वहाँ पर खाने पीने जा सकती हो। तो शू कहती है कि ग्रैंडपा मैं ये सब नहीं ले सकती, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें तुम्हारी है और तुम्हें नहीं रखना ही होगा। तो फिर ये मान जाती है और बहुत ही खुश होने लगती है कि इस बार तो मैं सच में अमीर हो गई हूँ। फिर एक ग्रैंडपा से कहने लगती है कि वैसे सच में मैंने कुछ नहीं करी हूँ, वो खुद अपने दम पर बोल पा रहा है और पिछली बार डॉक्टर भी उसका ट्रीटमेंट करने आया था। बस मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ उसे इनकरेज करने में। और ग्रैंडपा अब आप बिल्कुल फिक्र मत करना, देखना धीरे धीरे फैंग बोलने लग जाएगा।
तभी इतने में यहाँ पर फैंग के दोनों भाई भी पहुंच जाते हैं और वो दोनों ये सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं कि भाई अब बोल पा रहे हैं। पर ये दोनों यहाँ एक दूसरे से गुस्सा होते हैं तो एक दूसरे को देख नहीं रहे होते हैं। फिर हान कहने लगता है कि ओल्ड मैन फिर से मैं आपसे मिलने आ गया। तो शू इसे फिर से मारती है और कहती है कि इन्हें ग्रैंडपा बोलो। फिर चैन तो डर के मारे पहले ही ग्रैंडपा बोल देता है और शू और फैंग को भी ब्रदर और सिस्टर इन लॉ बोल के हेलो कहता है। तो शू खुश होती है कि तुम सबसे बेस्ट हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंडपा यहाँ फैंग के साथ चेस खेल रहे होते हैं और हान और चैन यहाँ साथ में बैठकर भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं। और शू ये नोटिस कर लेती है कि लगता है दोनों के बीच में फाइट चल रही है। ये सोचती है कि आखिर मैं इन दोनों का इशू कैसे सॉल्व करूं। फिर तभी इतने में ग्रैंडपा यहाँ फैंग के साथ जीत जाते हैं और खुश होने लग जाते हैं। तो हान कहता है कि क्या पता भाई ने आपको जानबूझ के जिताया होगा। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं मैंने अपनी स्ट्रेंथ से जीता हूँ। फिर शू यहाँ पर फैंग से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम हार गए तो मैं तुम्हें फिर भी चीयर करने वाली हूँ। ये सोचता है कि आखिर इसे क्या हो गया, ये काफ़ी डिफरेंट कैसे हो गई है। फिर इसके बाद शू जैसी बाहर जाती है तो हान उसे रोककर बात करने लगता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ क्या आप मुझसे हेट करती हो? आखिर आप मुझे बार बार मारती क्यों रहती हो? आप मुझे आज बता के रहो। तो शू कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ। पहला तो ये कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल तमीज़ नहीं है। आखिर तुम ग्रैंडपा को ओल्ड मैन क्यों कहते रहते हो? और दूसरा ये कि तुम बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो, तो मैं तुम्हें मार के स्ट्रांग बना रही हूँ। तो ये कहता है कि ये भी कोई रीज़न हुआ? मुझे तो इस बात पे दम नहीं लग रहा है। शू कहती है कि फिर तुम अपने भाई फैंग को देख लो, वो तुमसे कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो हान मान जाता है कि ठीक है आप भाई को बीच में मत लाओ, आप फिक्र मत करो, अब मैं ग्रैंडपा को ओल्ड मैन नहीं बोलूँगा। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो फिर शू खुश हो जाती है कि अब यहाँ पर सब कोई उसकी बातें सुनता है और कोई उसे हेट नहीं करता। फिर यहाँ पर हान जैसे ही ग्रैंडपा से बात करने आता है तो वो गलती से फिर से उन्हें ओल्ड मैन कहने लगता है। तो शू इसे फिर से मारती है। तो ग्रैंडपा ये देखकर शू की तारीफ करने लगते हैं कि पहले सिर्फ फैंग इन लोग को हैंडल कर पाता था और अब मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ भी आ गई है जो कि सब कुछ कर लेती है। फिर शू तो बहुत खुश हो जाती है अपनी तारीफें सुनकर। और फिर उसके बाद वो और फैंग साथ में घर आ जाते हैं और शू इसे अपने पास बैठने के लिए बोलती है और फिर इसे कुछ कलर ऑप्शन दिखाकर पूछती है कि इनमें से कौन सा अच्छा है। तो फिर ये देखता है कि सब ब्लैक है। तो वो कहता है कि तुम्हें तो लेकिन रेड पसंद है ना। तो शू कहती है कि लेकिन इस बार मुझे ब्लैक लेना है। और फिर वो कहती है कि वैसे तुमने इस बार फिर से बोले। ये बहुत ही खुश हो जाती है कि लगता है ये मेरी वजह से बोल पाता है। फिर वो कहती है कि यहाँ पे रेड नहीं है ना तो ब्लैक में इसी में चुन लेती हूँ, तो तुम बताओ तुम्हें जो पसंद आएगा वही लूँगी। तो फिर फैंग इसकी एक चूज़ करने में हेल्प करता है। फिर दूसरी तरफ हम शू की कजिन जी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि मॉम शू कितनी लकी है, उसने जिस गूंगे लड़के से शादी करी थी वो इस शहर का रिचेस्ट मैन है और मिस्टर फैंग ने अब शू के नाम पर कितने सारी प्रॉपर्टी कर दी है। फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं कि क्यों ना हम लोग शू की फैमिली होने का फ़ायदा लेते हैं और उसके नाम पर हम लोग उसके रिजॉर्ट में जाकर पैसे लूटते हैं और हम सारा नाम शू के ऊपर लगा देंगे और हम बच जाएंगे। और यही सब प्लानिंग करके ये लोग खुश होने लगते हैं कि अब हम भी अमीर होने वाले हैं। दूसरी तरफ फैंग अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि शू ने उसके लिए फाइल और कॉफ़ी की मग वगैरह ब्लैक कलर में खरीदी हुई है और उसने नोट लिख कर गई है कि वो उसका गिफ्ट है। तो ये देखकर वो तुरंत ही शू को मैसेज करके पूछता है कि तुमने मुझे गिफ्ट क्यों सेंड करी। तो शू कहती है कि क्या तुम्हें गिफ्ट देने के लिए मुझे कोई रीज़न की ज़रूरत है। तो फिर वो कहता है कि फिर तो मुझे थैंक यू बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर शू यहाँ खुश होने लगती है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू अपने होटल आई होती है और सोचती है कि अब ये होटल मेरा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तभी होटल का एक एम्प्लॉई आकर शू को रोकने लग जाता है कि वो यहाँ बिना रिजर्वेशन के नहीं आ सकती है। तो ये कहती है कि आप होटल की इंचार्ज को बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तो ये कहता है कि क्या मजाक कर रही हो, जब तुम्हारे पास रिजर्वेशन ही नहीं है तो होटल की इंचार्ज से भी मिलके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे 80,000 दे दो तो मैं तुम्हारी नेक्स्ट ईयर की यहाँ रिजर्वेशन करवा दूंगा। शू ये सुनते के साथ ही कहती है कि अपने मैनेजर को बुलाओ। तभी मैनेजर खुद यहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि मिस आपको मुझसे क्या काम है। तो फिर शू से डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बताती है कि मैं इस होटल की ओनर हूँ और मुझे अपनी शो की शूटिंग करने के लिए थोड़े एरिया की ज़रूरत थी। ये सुनते के साथ ही मैनेजर कहती है कि आप तो यहाँ की बॉस हैं। फिर वो इस एम्प्लॉय को चिल्लाती है कि तुम्हें ये नहीं पता है और वो उसे फायर करने लगती है। तो शू कहती है कि रहने दो, पहली बार तो इसे गलती हुई है ना, तो अभी मैं इसे माफ़ कर रही हूँ। तो फिर वो बंदा यहाँ पर तुरंत ही शू को थैंक यू बोलता है और फिर अपना काम करने चला जाता है। शू जैसी अंदर जाती है तभी हम देखते हैं कि उसकी आंटी और उसकी कजिन यहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत ही खुश होने लगते हैं कि कितना लग्जरियस होटल है, सच में उसे तो फ्री में मिल गया है। फिर हम देखते हैं कि शू यहाँ पर एक रूम में रहने के लिए आ जाती है और मैनेजर उसे
कहती है कि वो तो इस होटल की ओनर है, तो वो जहाँ पर चाहे वहाँ पर शूटिंग कर सकती है, ये लोग वहाँ के लोगों को हटा देंगे। तो शिव कहती है कि नहीं नहीं, मैं बिज़नेस ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, तो जो एरिया क्लियर है वो मुझे बता दो। तो फिर मैनेजर उसे बताने लग जाती है। शिव कहती है कि ठीक है, फिर तुम अपना काम करने जाओ, मैं बाकी चीज़ें देखती हूँ। फिर शिव यहाँ लेट जाती है और तभी उसके माइंड में नॉवेल की स्टोरी की चीज़ें याद आने लगती है और इससे याद आता है कि अभी जल्दी हान और चैन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है एक लड़की की वजह से। शू समझ आती है कि नहीं, मैं इन लोग का झगड़ा नहीं होने दे सकती हूँ, मुझे इस झगड़े को रोकना होगा। फिर शू जैसे यहाँ से बाहर जाने लगती है तभी इसकी आंटी और कजिन इसे देख लेते हैं और कहते हैं कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम भी हमें यहाँ पर मिल गई। तभी शू जल्दी से फैंग को मैसेज करने लग जाती है कि तुम क्या मेरी हेल्प करने यहाँ पर आ सकते हो। हम देखते हैं फैंग अपने ऑफिस में होता है और वो अपने असिस्टेंट को बार बार मग में पानी लाने दे रहा होता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आज आपको क्या हो गया है, आप पूरे 6 बार पानी पी चुके हैं। फिर फैंग शू का मैसेज देखता है, वो इससे कह रही होती है कि मुझे ना कुछ कपड़े चाहिए थे क्योंकि मैं यहाँ एक दिन के लिए होटल में रुकने वाली हूँ, तो मैं वो लाने ही भूल गई, तो क्या तुम घर जाके ला सकते हो। तो फैंग तुरंत ही जाने के लिए निकलता है और फिर यहाँ पर शू की आंटी और उसकी कजिन उसको चिल्लाने लगते हैं कि वो यहाँ मैसेज पर लगी हुई है और उन लोगों से बात नहीं कर रही। तो शू फिर भी इन लोगों को इग्नोर करके चली जाती है और फिर फैंग यहाँ घर पर आ जाता है और शू के बताए हुए कपड़े चूज़ ही कर रहा होता है कि इतने में मेड को आवाज़ आती है और वो सोचती है कि इस टाइम पर तो बॉस और मैडम दोनों ही बाहर हैं, तो आखिर घर में कौन है। वो चोर समझकर जल्दी से यहाँ पर आती है मारने के लिए और देखती है कि अच्छा तो बॉस आप यहाँ पर है। फिर फैंग तो यहाँ पर वो कपड़ा ढूंढ ही नहीं पाता है जो शू ने उसे ढूंढने बोली थी, तो ये सोचती है कि सच में इसे मैंने कितना मुश्किल काम दे दी। फिर इतने में वो हान को बुलाती है और हान यहाँ पर पहुंचकर कहता है कि सिस्टर इन लॉ तुम्हें मुझसे क्या काम है। तो वो कहती है कि तुम किसके साथ आए हो, ये बताता है कि अपने फ्रेंड के साथ, और अभी तुम कहाँ पर जाने वाले हो। तो ये कहता है कि हाँ अभी थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगा। तो शू कहती है कि एक काम करो, तुम यहाँ होटल में रुको और जब तक मैं नहीं कहती तुम यहाँ से नहीं जाओगे। और फिर तभी ये सामने देखती है कि चैन यहाँ पर एक लड़की के साथ खड़ा होता है और शू पहचान जाती है कि यही तो ये फीमेल लीड है। अब तभी यहाँ पर हान पहुँच जाता है और कहता है कि सिस्टर इन लॉ आखिर तुम मुझे वहाँ पर रुकने के लिए क्यों बोल रही थी। और फिर वो चैन और इस लड़की को साथ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी शू जल्दी से इस लड़की को कहती है कि तुम अंदर होटल में जाओ, बाद में मैं तुम्हें बुलाती हूँ। और फिर वो जल्दी से इन दोनों के बीच की फाइट रोकने लग जाती है, पर हान नहीं मान रहा होता है और वो शू को दूर करता है। तो शू यहाँ गिरने वाली होती है, पर जल्दी से फैंग आकर शू को गिरने से बचा लेता है। और फिर हान तुरंत ही फैंग से सॉरी कहने लगता है कि भाई मैंने जानबूझ के सिस्टर इन लॉ को धक्का नहीं दिया। तो शू भी कहती है कि हाँ इसने जानबूझ के नहीं किया। फिर फैंग यहाँ अपने दोनों भाइयों को लड़ने से रोकता है और कहता है कि अगर दोनों में से किसी ने भी लड़ाई किया तो अच्छा नहीं होगा। तो चुपचाप से दोनों अपना अपना अलग अलग चले जाते हैं और शू ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि वाह कितना अच्छा बड़ा भाई है। एक ही बार में डरा के इसने दोनों को शांत करवा दिया और इन लोग की फाइट रोक दिया और इसे एक पंच भी नहीं मारना पड़ा। और वो खुश होने लगती है कि उसने फाइनली प्लॉट को चेंज कर दी। फिर इसके बाद वो फैंग के साथ जैसी होटल में आती है तो शू की आंटी और कजिन जल्दी से फैंग को हेलो कहने लगते हैं और उसे बताते हैं कि मैं शू की आंटी हूँ और ये उसकी कजिन है। और फिर लोग यहाँ फैंग और शू दोनों से बात करने लगते हैं कि आखिर ये शू का होटल है, तो वो यहाँ पर इन दोनों को जॉब दिलवा दे क्योंकि ऑफ कोर्स वो उन लोग की रिलेटिव है। तो शू यहाँ मैनेजर से कह देती है कि इन दोनों के चेहरे अच्छे से याद कर लो, ये मेरे दूर के रिलेटिव्स हैं, तो इन लोगों का इंटरव्यू बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हें डायरेक्टली रिजेक्ट कर देना। ये सुनकर दोनों ही बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और शू की आंटी उसे कहती है कि तुम अपनी सिस्टर के साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। तो शू कहती है कि इस बेकार लड़की को मेरी सिस्टर मत बोलो, और हाँ देखो तुम जैसे लोगों को यहाँ काम नहीं मिलने वाला है, तो चुपचाप से चले जाओ, मैं तुम लोग की बेइज्जती होने से बचा रही हूँ। फिर फैंग मैनेजर को ऑर्डर देता है कि शू यहाँ की बॉस है, तो जैसा वो कह रही है वैसी करो। तो शू फिर से खुश हो जाती है कि फैंग ने फिर से बोला। फिर वो उसके साथ जाने लगती है तो जी कहती है कि तुम इतना ज़्यादा उड़ो मत, अगर तुम हमारे साथ ऐसा करोगी तो हम लोग तुम्हें फैमिली से निकाल देंगे। पर शू फिर भी यहाँ फैंग के साथ चली जाती है और फिर मैनेजर अपने इस एम्प्लॉय से कहती है कि अभी भी तुम खड़े क्या हो, इन दोनों को यहाँ से बाहर फेंको। फिर इसके बाद शू और फैंग साथ में यहाँ रूम में आ जाते हैं और फैंग पूछता है कि तुम कब तक यहाँ पर रुकने वाली हो। शू कहती है कि क्या पता। वो बहुत अपसेट हो रही होती है कि जब लड़कियां बाहर घूमने जाती है तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े लाती हैं, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर इतने में कोई डोर नॉक करता है तो शू कहती है कि लगता है कपड़े आ गए। यहाँ पर उसकी मैनेजर वो कपड़े लेकर आई होती है जो इसकी शो की तरफ से आए हुए हैं और फैंग ऐसे कपड़े देखकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा शो कुछ इस बारे में, और मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर दिया।
तभी इतने में मैनेजर वापस से डोर नॉक करती है और इन दोनों को वंडरफुल नाइट विश करके चली जाती है। फिर तो यहाँ पर दोनों की सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। शू जल्दी से लगेज खोलने का बहाना करती है और फिर कहती है कि मेरे पास कोई चीज़ें नहीं है तो मुझे शॉपिंग पर जाना है। तो फैंग भी इसके साथ यहाँ शॉपिंग पर आ जाता है और ये सोचती है कि मैंने तो बस ऐसी इससे दूर होने के लिए बहाना करी थी और सोची नहीं थी कि ये यहाँ पर भी मेरे साथ आएगा। फिर यहाँ काउंटिंग बिल पर जो काम करने वाली लड़की होती है वो इन दोनों की तारीफ करने लगती है कि दोनों साथ में कितने अच्छे कपल लग रहे थे और वो शू से कहती है कि सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो कितना हैंडसम है। तो शू ये सुनकर खुश हो जाती है कि लगता है हम दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं कि ये कोई स्ट्रेंजर भी कह रही है और वैसे फैंग सच में बहुत ही हैंडसम है। फिर वो बाहर आ जाती है तो फैंग जल्दी से इसे बैग लेता है। इतने में वो लड़की वापस बाहर आ जाती है और शू से कहने लगती है कि मुझे लगा ही था कि तुम मुझे जानी पहचानी लग रही हो और वो उसी एक्टर के साथ वाला शू का फोटो दिखाने लगती है जिसे देखकर फैंग तुरंत ही जेलस होकर चला जाता है। और फिर घर आने के बाद उसे अपसेट देखकर शू सोचती है कि आखिर इससे हुआ क्या है। फिर रात में हम देखते हैं कि शू यहाँ पर पहले से सोई हुई होती है और फिर फैंग भी उसके पास आके लेट जाता है। तभी वो नींद में इसके ऊपर अपना हाथ रख लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही शू देखती है कि फैंग ने उसे इतना पकड़ा हुआ है कि उसका पूरा गला दबे जा रहा है। फिर इसके बाद दोनों साथ में कार से वहाँ पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं और तभी इतने में शू को फिर से अपने उसी एक्टर फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि ठीक है हम लोग शूटिंग के लिए पहुँचते हैं। तभी ये फिर से ये सुनकर जेलस हो जाता है और शू की सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है। तो ये सोचती है कि आखिर अचानक से इसने मेरी सीट बेल्ट लगाने में मदद क्यों किया। फिर काम खत्म होने के बाद जब दोनों वापस से घर आते तो फैंग शू को एक न्यू कार की चाबी दे रहा होता है। तो ये कहती है कि क्या ये मेरे लिए, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये कार चाहिए थी। तो ये कहता है कि तुम्ही ने तो खुद ही पोस्ट करी थी। फिर शू देखती है कि हाँ उससे कुछ दिन पहले पोस्ट तो करी थी। फिर वो कहती है कि सच में क्या मैं जो भी पोस्ट करूँगी तुम मुझे दिला दोगे। मैं ना बस मजाक कर रही हूँ, मैं इतनी लालची नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो फैंग कहता है कि तुम्हें जो चाहिए होगा वो मैं तुम्हें दिला दूंगा। तो फिर शू तो खुश जाती है। फिर रात में शू टीवी ड्रामा देखते हुए हंसे जा रही होती है और फैंग उसे देखकर उसकी स्केच बना रहा होता है। फिर जब वो सो जाती है तो वो उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू अपनी कंपनी में होती है और वो इसी बारे में सोच रही होती है कि काम तो बढ़ता ही बढ़ता जा रहा है और उसे टाइम भी निकालना है फैंग को अपने साथ अपने पेरेंट्स के घर पे डिनर पे ले जाने के लिए। दूसरी ओर फैंग भी अपनी कंपनी की मीटिंग में होता है और तभी उसे शू मैसेज करके पूछती है कि आखिर तुम फ्री कब होंगे, फिर हम लोग मेरे पेरेंट्स के घर पे डिनर के लिए चलेंगे। तो फैंग तो तुरंत ही अपनी मीटिंग कैंसिल करता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो सभी लोग उसकी आवाज़ सुनकर शॉक हो जाते हैं कि बहुत सब बोलने लग गए। और फिर फैंग यहाँ शू के साथ उसके मॉम डैड से मिलने चला जाता है और यहाँ पर ये लोग काफ़ी सारी बातें करते हुए डिनर करते हैं और शू खुश होती है कि फैंग तो यहाँ पर कितने अच्छे से कोऑपरेट कर रहा है। फिर जब दोनों साथ में घर आ जाते हैं तो शू तो बहुत ही ड्रंक होती है और वो रूम में जाने लगती है। तो फैंग उसे रोकता है और पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझसे मिलकर खुश थे। तो कहती है कि हाँ बहुत खुश थे। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि दोनों अपना अपना कंपनी में काम कर रहे होते हैं और तभी इतने में फैंग यहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो उसका असिस्टेंट तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और फिर फैंग जब यहाँ हॉस्पिटल में होता है तो वो शू को मैसेज कर देता है और उसे कहता है कि आज रात मुझे कंपनी में काम रहेगा तो तुम अपने पेरेंट्स के घर पे चले जाना। तो फिर शू उसकी बात मान जाती है और अपने मॉम डैड के घर पे आ जाती है। फिर यहाँ पर जब शू अपने मॉम डैड के साथ डिनर कर रही होती है तो वो लोग उससे पूछते हैं कि फैंग और तुम्हारा रिलेशन तो कितना अच्छा हो गया है, तो क्या उसने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताया कि आखिर वो बोल क्यों नहीं सकता है, उसे क्या बीमारी है। तो फिर शू कहती है कि नहीं बताया। तो इसके मॉम कहने लगती है कि तुम्हें आखिर उससे पूछना चाहिए ना, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो तुम दोनों को एक दूसरे से सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। फिर इतने में शू को फैंग के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि फैंग यहाँ हॉस्पिटल में और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और बॉस ने आपको जानबूझ के इसलिए नहीं बताया ताकि आप उनकी फिक्र ना करें। फिर ये सुनते के साथ ही शू तुरंत यहाँ हॉस्पिटल पहुँचती है और फैंग देखता है कि वो बारिश में भीगते हुए यहाँ पर आ गई है। शू से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्यों हो और क्या तुम कल रात से यहाँ पर थे। फिर फैंग कहता है कि इतना टेंशन मत लो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अभी कोई दर्द वगैरह भी नहीं हो रहा है, तो तुम इतनी फिक्र मत करो। शू सोचने पड़ी होती है तो फैंग कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। शू कहती है कि मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर किस रीज़न की वजह से तुम ऐसे हो गए। तो फैंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन यहाँ से घर जाने के बाद। और फिर वो उसे समझाने लगता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड बनने की एक्टिंग कर रही है तुम्हें उससे दूर रहना होगा क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है नहीं। शू कहती है कि मुझे पता है तुम लिन की बात कर रहे हो ना, मैं पहले ही जान चुकी थी और मैं उससे अब दूर ही रहती हूँ। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फैंग का असिस्टेंट यहाँ लिन को कंपनी से फायर कर देता है। फिर इसके बाद शू और फैंग घर पर आ जाते हैं और फैंग शू से कहता है कि अब मैं तुम्हें सब बताने के लिए रेडी हूँ। फिर वो उसे सारी कहानी सुनाता है कि जब वो 6 साल का था तो उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था
और वो लोग साथ में नदी में गिर गए थे और फ्रैंक वहाँ पर हेल्प के लिए आवाज़ दे रहा था, पर कोई भी वहाँ पर हेल्प के लिए नहीं आ पाया और उसके मॉम डैड की मौत हो गई। तो इस वजह से ही फ्रैंक को ट्रॉमा हो गया था। फिर शूज़ की ये सैड स्टोरी सुनने के बाद उसे इनकरेज करने लगती है कि उसे अब बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जल्दी ठीक हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह बेहतर होगा। फिर हम देखते हैं कि शू वापस से अपने काम पर लग जाती है और उसका शो काफ़ी हिट जा रहा होता है और वो जो उसका एक्टर फ्रेंड था वो शू से काफ़ी मिलने लग जाता है और दोनों फिर साथ में डिनर पर गए होते हैं। फ्रैंक को इस बारे में पता लग जाता है कि वो वहाँ उसे प्रपोज करने गया है, तो फिर फ्रैंक भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो शू का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर घर आ जाता है। शू पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ है, तो तुरंत ही उसे किस करने लगता है। फिर शू उसे बताती है कि आज उसके उस फ्रेंड ने उसे प्रपोज कर दिया था। उसे पहले तो नहीं पता था कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन उसने अब आज उसे रिजेक्ट कर दी है। तो फिर ये जानकर फ्रैंक बहुत ही खुश हो जाता है और फिर से उसे किस करने लगता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके फ्रैंक अब पूरी तरीके से बोलने लग जाता है और अब शू और उसका रिलेशन और अच्छा हो चुका होता है। दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और काम वगैरह में भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं और साथ में घूमने भी जाते हैं। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।